फिल्म की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जा रही होती है। उसी ट्रेन में एक छोटा सा परिवार सफर कर रहा होता है। परिवार में माता पिता के साथ एक बेटा और उसकी छोटी बहन भी मौजूद होती है। चारों बहुत ही खुशी खुशी यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन सफर के दौरान छोटी बच्ची एक सीट पर अकेली बैठी होती है, जबकि बाकी का परिवार कुछ देर के लिए दूसरी तरफ व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब उनका ध्यान वापस बच्ची की तरफ जाता है तो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची अपनी सीट से गायब हो गई होती है। सबसे पहले उसका बड़ा भाई यह देखता है और घबराकर जोर जोर चिल्लाने लगता है कि उसकी बहन कहीं नहीं दिखाई दे रही। उसकी आवाज सुनकर माता पिता घबरा जाते हैं और पूरे डिब्बे में बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर जगह तलाश करने के बावजूद भी उस छोटी सी बच्ची का कोई भी सुराग नहीं मिलता और देखते ही देखते वह हमेशा के लिए लापता हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। एक लड़का अचानक डर कर नींद से उठता है। ये वही लड़का है जिसने बचपन में अपनी छोटी बहन को ट्रेन में खो दिया था और अब वह बड़ा हो चुका है और उसका नाम है अजीब रहमान। वह केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित एक छोटे से कस्बे में पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग के लिए नई ज्वाइनिंग करने आया है। वह अपनी पत्नी के साथ पुलिस क्वार्टर में रहता है। हालांकि उसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है, लेकिन बचपन में बहन के खो जाने का दर्द आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लगभग हर रात उसे वही सपने आते हैं। उसे हमेशा यही अफसोस रहता है कि अगर उस दिन वह थोड़ा सा सतर्क रहता तो शायद उसकी बहन कभी गायब ही नहीं होती। यही वजह थी कि वह आज तक अपनी बहन को एक दिन के लिए भी भूल नहीं पाया। नए पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात हेड कांस्टेबल जॉय से होती है। जॉय काफी एक्सपीरियंस पुलिसकर्मी है और शुरुआत से ही अजीब की हर कदम में मदद करता है। दोनों एक ही पुलिस क्वार्टर में पड़ोसी बनकर रहते हैं। जॉय की शादी के लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसके कोई संतान नहीं है। यही बात उसे अंदर अंदर हमेशा परेशान करती रहती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आता है और इसी फोन कॉल से पूरी कहानी बदल जाती है। फोन पर सूचना दी जाती है कि उसी इलाके के एक गांव में कुएं के अंदर एक महिला की लाश मिली है। खबर मिलते ही अजीब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाता है। वहां जांच करने पर पता चलता है कि महिला की पहचान नहीं हो पा रही है। उसके हाथ में कन्नड़ भाषा में राजू नाम का टैटू बना होता है। अब पुलिस कई अलग अलग एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। सबसे पहले शक यह होता है कि शायद महिला कर्नाटक में मजदूरी करने आई होगी, क्योंकि उसके हाथ पर कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था। जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि पास में ही एक बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, जहां बाहर से आए कई मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस उन सभी मजदूरों से पूछताछ करती है और मृत महिला की तस्वीर दिखाती है। तभी एक मजदूर उसे पहचान लेता है और बताता है कि उसका नाम शोभा था। वह अपने पति राजू और 2 बच्चों के साथ पास के इलाके में किराए के मकान में रहती थी। यह जानकारी मिलते ही अजीब तुरंत बताए गए पते पर पहुंच जाता है। ये अजीब नाम मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैं इस अजीब से नाम को बदलकर चिंटू चक्कर रख देता हूँ। खैर, जब पुलिस उस घर में तलाशी लेने पहुँचती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। पूरे घर में सिर्फ कुछ पारिवारिक तस्वीरें रखी होती हैं। उन तस्वीरों में शोभा अपने पति के साथ, लगभग 8 साल के एक बेटे के साथ और 4 साल की एक बेटी के साथ बेहद खुश नजर आती है। पति और दोनों बच्चे की गायब होने की वजह से पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब जांच का पूरा फोकस राजू के ऊपर आ जाता है। पुलिस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है तो पता चलता है कि वह मूल रूप से कर्नाटक के एक छोटे से गाँव का रहने वाला है। चिंटू चक्कर और हेड कांस्टेबल जॉय उसकी तस्वीर लेकर कर्नाटक पहुँच जाते हैं। गाँव के एक चाय की दुकान पर तस्वीर दिखाने पर लोग बताते हैं कि राजू इसी गाँव का रहने वाला है और फिल्मों के 8 डिपार्टमेंट में काम करता है। लेकिन तभी किस्मत से राजू खुद उसी चाय की दुकान पर आ पहुँचता है। पुलिस बिना समय गवाए उसे गिरफ्तार कर लेती है और राजू को लेकर जब पुलिस वापस लौट रही होती है तभी चिंटू चक्कर उससे पूछताछ करता है। तब राजू बताता है कि पहले वो अपनी पत्नी शोभा और दोनों बच्चों के साथ अपने गांव में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उनका परिवार हाथ से खिलौना बनाकर बेचने का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे कारोबार पूरी तरह ठप हो गया और उनकी आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। इसी दौरान शोभा का रिश्तेदार झपकी लाल उनकी मदद करने के लिए आता है। वह पहले से ही केरल में रहा करता था और फिल्मों के 8 डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने राजू को भरोसा दिलाया कि अगर पूरा परिवार केरल आ जाए तो उसके लिए नौकरी का इंतजाम वो कर देगा। मजबूरी में राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ केरल चला आया। झपकी लाल ने अपने वादे के मुताबिक राजू को उसी 8 डिपार्टमेंट में काम दिलवा दिया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी। लेकिन राजू की एक बुरी आदत थी, उसे शराब की लत थी। वह रोज शराब पीकर देर रात घर लौटता था और इसी बात का फायदा उठाकर झपकी लाल अक्सर उसके घर आया जाया करता था। शुरुआत में इस बात पर राजू को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन एक रात की बात है, हमेशा की तरह वह शराब के नशे में देर घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी शोभा को झपकी लाल के साथ इंटीमेसी की हालात में पाया। यह नजारा उसके लिए कोई सदमे से कम नहीं था। गुस्से और अपमान में उसका दिमाग सन्न हो गया। उसी वक्त उसने फैसला किया कि अब वह उस जगह पर एक पल भी नहीं रहेगा। अगले ही दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे गाँव में रहने चला गया। लेकिन वहाँ भी झपकी लाल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह किसी न किसी बहाने से शोभा से मिलने पहुँच जाया करता था। राजू ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन शोभा पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। आखिरकार टूटकर उसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया और सिर्फ बच्चों को अपने साथ लेकर अपने पिता के पुराने गाँव लौट गया। बस में बैठा राजू पुलिस को यह सारी कहानी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर
ऐसा लगता है कि जैसे वह खुद अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका हो। पुलिस उसे सीधे मॉर्चरी ले जाती है जहाँ शोभा का शव रखा होता है। जैसे ही वह अपनी पत्नी की लाश देखता है जोर जोर से रोने लगता है। वह बार बार यही कहता है इन सबके पीछे उस झपकी लाल का हाथ होगा, उसी हरामजादे ने ये सब किया होगा। हो सकता है उसने शोभा को छोड़ दिया होगा और उसी के सदमे में आकर शोभा ने कुएं में कूदकर खुद की जान ले ली। वह लगातार रोता रहता है और खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है। कुछ देर बाद चिंटू चक्कर उसे शांत करवाता है और पूछता है कि उसके दोनों बच्चे आखिर कहाँ हैं। इस पर वह बताता है कि गुस्से में वह अपने बच्चों को साथ तो ले आया था, लेकिन उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए उन्हें विलोरा में रहने वाली अपनी बहन के पास ही छोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। राजू की हालात देखकर पुलिस वाले भी उस पर तरस खाने लगे। वे उससे कहते हैं अगर आगे की पूछताछ होगी तो उसे दोबारा से बुलाया जाएगा। इतना कहकर वे उसे जाने देते हैं। लेकिन राजू के पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद कुछ ही देर में फॉरेंसिक डॉक्टर चिंटू चक्कर को अपने पास बुलाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा होता है जिससे कि यह पूरा केस ही पलट जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि शोभा की मौत कुएं में गिरने की वजह से नहीं हुई, उसकी हत्या पहले ही की जा चुकी थी और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया गया। यानी ये आत्महत्या नहीं है चिंटू चक्कर जी, ये तो साफ साफ हत्या का मामला है। यह सुनते ही चिंटू चक्कर के मन में पहला शक झपकी लाल के ऊपर जाता है। उसे लगता है कि प्रेम संबंध के चलते उसी ने शोभा की हत्या की होगी। इसके बाद पुलिस झपकी लाल की तलाश करने में जुट जाती है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आती है। राजू के परिवार वाले, उसके माता पिता और बहन पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वे पुलिस से पूछते हैं आखिर राजू कहाँ गया, क्योंकि वह काफी समय से घर नहीं लौटा। यह सुनकर चिंटू चक्कर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसने तो कुछ दिन पहले ही राजू को छोड़ दिया था। वह अपने बच्चे को विलोरा में रहने वाली अपनी बहन के पास छोड़कर आया है। ये सुनते ही परिवार वाले चौंक जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने तो कई साल उन बच्चों को देखा ही नहीं। यह सुनने के बाद चिंटू चक्कर को चक्कर आने लगते हैं। अब उसे एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं इस केस को उलझाया गया है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस वह पारिवारिक फोटो निकालती है जो कि शोभा के घर से मिली थी। चिंटू चक्कर फोटो में मौजूद आदमी की तरफ इशारा करके पूछता है क्या यही आपका बेटा राजू है, लेकिन परिवार वाले तुरंत इनकार कर देते हैं। वे साफ कहते हैं कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति उसका बेटा राजू नहीं है। बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। पुलिस को समझ आ जाता है कि जिस आदमी को वे अब तक राजू समझ रहे थे उसने अपनी झूठी पहचान बताकर पूरे पुलिस विभाग को बेवकूफ बना दिया है। ऊपर से अधिकारियों की जबरदस्त फटकार पड़ती है। वे गुस्से में कहते हैं एक हत्या के मुख्य संदिग्ध को तुम लोगों ने उसकी इमोशनल कहानी सुनकर छोड़ दिया, यही तुम लोग की बहुत गंदी आदत है। उन्हें तुरंत आदेश दिया जाता है चाहे वो आदमी कहीं भी छिपा हो उसे तुरंत गिरफ्तार करके लाया जाए। अगले सीन में चिंटू चक्कर अपनी पूरी टीम के साथ नकली राजू की तलाश करना शुरू कर देता है। काफी खोजबीन के बाद पता चलता है कि वह एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उसे घेर कर दबोच लेती है, लेकिन इस बार उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। चिंटू चक्कर गुस्से में कहता है उसने पुलिस को अपनी झूठी पहचान बताकर बेवकूफ बनाया, इसलिए अब उसे पूरी सच्चाई बतानी होगी वरना अंजाम बहुत बुरा होगा बेटा। कड़ी पूछताछ के बाद दबाव में आकर आखिरकार वह टूट जाता है और सच बोलना शुरू कर देता है और यहीं से कहानी एक बड़े फ्लैशबैक में जाती है। सबसे पहले वह पुलिस को बताता है कि अब तक उसने जो भी कहानी सुनाई थी उसमें एक सबसे बड़ा झूठ छिपा हुआ था। उसने जिस व्यक्ति को झपकी लाल बताया था वही असली राजू है और जो खुद राजू बताकर पुलिस के सामने अभी बैठा हुआ है वह असल में झपकी लाल है। इसके बाद झपकी लाल पूरी कहानी खोलता है। वह बताता है कि बचपन से वो और शोभा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों ने उनकी मोहब्बत को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती शोभा की शादी राजू से करवा दी। शादी के बाद शोभा अपने पति के साथ कर्नाटका गाँव में रहने लगी और धीरे धीरे उसने अपने पुराने प्यार को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं रही। कारोबार में लगातार नुकसान होते गए, नुकसान नहीं नुकसान होते गए। आपने कितनी बार कमेंट किया है कि भाई नुकसान नहीं होता है नुकसान होता है, और इसीलिए मैं हर छोटी छोटी चीजों को ठीक कर रहा हूँ। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कारोबार में लगातार नुकसान हुआ और ऊपर से राजू शराब का आदी बन गया। 2 छोटे बच्चों के साथ परिवार की आर्थिक तंगी धीरे धीरे बढ़ती गई। जब यह बात झपकी लाल को पता चली तो उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें केरल बुला लिया। राजू के लिए उसने फिल्मों के आर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाई और रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन राजू अपनी शराब पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वह रोज देर रात नशे में घर लौटता था और इसी के मौके का फायदा उठाकर झपकी लाल और शोभा दोनों करीब आने लगे। पुराने प्यार की चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी और दोनों के बीच रिश्ता दोबारा से शुरू हो गया। एक रात हमेशा की तरह राजू शराब के नशे में धुत होकर देर रात घर पहुंचता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस रात के बाद उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात राजू के घर से चले जाने के बाद झपकी लाल को लगा कि अब उसकी राह का कांटा हट चुका है। वह शोभा के दोनों बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसने सबके सामने यही दिखाया कि वे एक खुशहाल परिवार है। अपने बचपन की मोहब्बत पाने के बाद वो बेहद खुश था और उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ समय तक सब कुछ
कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन एक दिन झपकी लाल अपना काम खत्म करके घर लौटा तो उसने देखा कि घर में सिर्फ शोभा मौजूद है। दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसने घबरा कर पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? इस पर शोभा बिल्कुल शांत होकर बोली कि राजू आया था और दोनों बच्चे को अपने साथ ले गया। उसने यह भी कहा कि अच्छा ही हुआ, अब वे दोनों रुकावट अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। शोभा की यह बात सुनकर झपकी लाल को जोर का झटका लगा। वह गुस्से में कहता है कि चाहे वो बच्चे राजू के ही क्यों न हो, लेकिन इतनों दिनों से वो उसे अपने बच्चों की तरह पाल रहा था। वो कैसे इतनी आसानी से भूल सकती है उन्हें? इसी बहस के दौरान गुस्से में वह शोभा को जोर से धक्का दे देता है। शोभा पीछे की तरफ गिरती है और उसका सिर दीवार पर टकरा जाता है और टक्कर इतनी जोर की होती है कि मौके पर ही शोभा की मौत हो जाती है। ये सब होते ही झपकी लाल घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले वह सोचता है कि अगर लाश को जला दिया जाए तो कोई सबूत नहीं बचेगा। वह एक कैन में पेट्रोल भरता है और शोभा की लाश उठाकर रात के अंधेरे में पास के जंगल में ले जाता है। लेकिन उस रात गांव में मेला लगने की वजह से लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं। किसी की भी नजर उस पर पड़ सकती थी। इसी की वजह से उसने उस लाश को पुराने कुएं में छिपा दिया। लाश को कुछ देर के लिए कुएं के मुंडेर पर टिकाकर वह खुद झाड़ियों में छिप जाता है। वह इंतजार करने लगता है कि लोग वहाँ से चले जाएं तो वह शोभा की बॉडी लेकर आगे जाए। लेकिन तभी शोभा के शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे कुएं में गिर जाती है। ये देखने के बाद झपकी लाल और भी घबरा जाता है। वह तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। पूछताछ के दौरान वह पुलिस को यही पूरी कहानी बताता है और उसके कबूलनामे के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि शोभा की हत्या उसी ने की थी। अब ऐसा लग रहा था कि केस अब पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। लेकिन तभी कहानी एक और नए मोड़ पर जाती है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज लेकर आता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। और कमेंट तो कर दीजिए भैया कि वीडियो कैसी लग रही है। पड़ोसी इलाके के पुलिस स्टेशन से सूचना मिलती है कि बेलूरू के जंगल में पूरी तरह जली हुई एक अज्ञात लाश बरामद हुई है। लाश में केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है और वहीं पास में एक पुरानी लालटेन भी पड़ी मिलती है। फॉरेंसिक टीम लाश की जांच में जुट जाती है, जबकि पुलिस वाले लालटेन के आधार सुराग तलाशने की कोशिश करते हैं। जांच में पता चलता है कि वह लालटेन उसी इलाके की दुकान से खरीदी गई थी। दुकानदार बताता है कि हाँ, उसके दुकान से एक साथ 10 लालटेन खरीदी गई थी। और जब उसने कारण पूछा तो उसने बताया कि वे लोग एक फिल्म यूनिट के सदस्य हैं। यह जानकारी मिलने के बाद चिंटू चक्कर सीधे उस फिल्म की शूटिंग की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि लालटेन खरीदने वाला व्यक्ति आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है और वो कोई और नहीं था, झपकी लाल ही था। अब पुलिस को शक होने लगता है कि सिर्फ शोभा ही नहीं बल्कि जंगल में जो लाश मिली है उसके पीछे भी झपकी लाल का कोई न कोई संबंध जरूर है। झपकी लाल को दोबारा से हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। चिंटू चक्कर उससे कहता है, अरे झपकी लाल, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। बेलूरी के जंगल में एक और लाश बरामद हुई है और वो असली राजू की है। उसने पहले जो कहानी सुनाई थी उसमें बहुत कुछ छिपाया गया है। इस बार झपकी लाल बेचारा फिर से टूट जाता है और वह दोबारा से असली सच बताने लगता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। वह बताता है जिस रात राजू ने उसे और शोभा को एक साथ देख लिया था, उस रात राजू ने चुपचाप घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि दोनों के बीच में जबरदस्त मार कुटाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की जान के लेने के लिए उतर आए थे। दोनों की लड़ाई के बीच में शोभा भी उतर जाती है, लेकिन उसने अपने पति का साथ देने के बजाय प्रेमी का साथ दिया। भाई, यही तो आज हो रहा है कलयुग में। उसने एक रस्सी उठाकर झपकी लाल के हाथ में दे दी और कहा, अगर यह राजू जिंदा रहा तो वह हमें कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। वह गुस्से और नफरत में अंधा हो चुका था और इसी वजह से झपकी लाल उसी रस्सू से राजू का गला घोट देता है। कुछ ही पलों में राजू की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर राजू की लाश को बेलूरू के जंगल में ले जाते हैं। वहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए खरीदी गई लालटेन के तेल का यूज करके वो लाश को वहीं पर जला देता है। और झपकी लाल की झपकी इतनी ज्यादा लग रही थी कि वो जल्दबाजी में लालटेन वहीं छोड़ देता है और वापस अपने घर लौट आता है। राजू की हत्या के बाद दोनों दूसरे गाँव में जाकर पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। पूरे गाँव को यकीन दिलाया जाता है कि वे एक सामान्य परिवार हैं, लेकिन इनकी जिंदगी ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं चल पाती। ये सब पूरी कहानी सुनने के बाद चिंटू चक्कर झपकी लाल से पूछता है, जब राजू उनके रास्ते से हट चुका था तो शोभा के मारने की क्या जरूरत थी? और यहीं से फिल्म का एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दोस्तों, दरअसल राजू की मौत के बाद शोभा अपने बच्चों के साथ गाँव वापस जाकर खुलकर जिंदगी जीना चाहती थी। उसका कहना था कि अब किसी के डर की जरूरत नहीं है, लेकिन झपकी लाल जानता था अगर वे अपने गाँव लौटेंगे तो उनसे जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि शोभा अपने पति के बिना उसके साथ कैसे रह रही है। और धीरे धीरे राजू की हत्या का सच भी सामने आ सकता है। इसी वजह से वह गांव लौटने के बिल्कुल खिलाफ। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस होती है और एक दिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभा ने गुस्से में झपकी लाल को धमकी दे डाली। उसने कहा कि अगर वह उसे गांव नहीं ले गया तो वो सबके सामने सच बता दे कि राजू की हत्या कैसे हुई और उसमें झपकी लाल बराबर का दोषी था। ये सब सुनने के बाद झपकी लाल समझ गया अगर शोभा जिंदा रही तो देर सवेर पुलिस को पूरी सच्चाई बता देगी। उसे लगने लगा कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसी डर में उसने शोभा को जोर से धक्का दे दिया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शोभा की मौत के बाद घर में सिर्फ 2 बच्चे बचे, 8 साल का बेटा देवा और 4 साल की बेटी मीनू। झपकी
लाल ने उन दोनों को उसी घर में छोड़ दिया और रातों रात वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन उससे पहले उसे शोभा की लाश ठिकाने लगानी थी। वह लाश को उठाकर पास के जंगल की ओर ले गया ताकि उसे जला सके, जैसे कि उसने राजू की लाश जलाई थी। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसी रास्ते पर आ रहे थे। घबराकर उसने लाश को कुएं के पास टिका दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। कुछ देर बाद अचानक शोभा के शव का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कुएं के अंदर गिर गई और झपकी लाल ने उसे वहीं छोड़ दिया और तुरंत अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर वह अपना सामान समेटने लगा ताकि वह जल्दी से यहाँ से निकल सके। तभी मीनू की आंखें खुल गई। वह मासूमियत से उसके पास आई और बोली, पापा मुझे भूख लगी है, मम्मी कहाँ है? यह सुनकर झपकी लाल कुछ देर के चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उस बच्ची को क्या जवाब दे। उसने किसी तरह उसे खाना खिलाया और थोड़ी देर बाद देवा भी उठ गया। दोनों बच्चे बार बार अपनी माँ के बारे में पूछने लगे। तब झपकी लाल ने झूठ बोल दिया कि उनकी माँ पास वाले गाँव में गई है और वे लोग कुछ देर में उसी के पास चलेंगे। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने फैसला किया कि अब वह उन दोनों बच्चों को साथ नहीं रख सकता। उसने मुंबई जाने वाली ट्रेन में उन दोनों को चुपचाप बैठा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उनसे बोला, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। दोनों मासूम बच्चे उसकी बातों का विश्वास कर बैठे। लेकिन झपकी लाल वहाँ कभी वापस लौटा ही नहीं। वह उन्हें हमेशा के लिए ट्रेन में छोड़कर फरार हो गया। पूरी सच्चाई जानने के बाद चिंटू चक्कर वाला अंदर से टूट जाता है। उसे उन मासूम बच्चों की हालत सोचकर बेहद दुख होता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह झपकी लाल की पिटाई करना शुरू कर देता है और उसके खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं के केस में दर्ज कराकर उसे जेल भेज देता है। हालांकि कानूनी तौर पर केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन चिंटू चक्कर के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। आखिर वे दोनों बच्चे अब कहाँ होंगे? इस निर्दयी दुनिया में वे किस हालात में गुजर रहे होंगे? उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपनी छोटी बहन को ट्रेन में ही खो दिया था। उसे महसूस होता है कि शायद वही दर्द आज उन दोनों बच्चों की जिंदगी में उतर चुका है। तभी वह फैसला करता है, केस चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन जब तक वह दोनों बच्चे को ढूंढ नहीं लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। चिंटू चक्कर के इस मिशन में कांस्टेबल जॉय भी उसका साथ देने का फैसला करता है। दोनों मिलकर बच्चों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस ट्रेन में झपकी लाल ने उसे छोड़ा था वह मुंबई पहुंची थी। वहां से सूचना मिलती है कि अक्सर ऐसे लावारिस बच्चे को कुछ अपराधी उठा ले जाते हैं ताकि उनसे गैर कानूनी काम करा सकें, और कई बार तो उन्हें मानव तस्करी का शिकार बना दिया जाता है। ये जानकारी मिलते ही चिंटू चक्कर वाला तुरंत मुंबई पहुंच जाता है और वहां की स्थानीय पुलिस से मदद मांगता है। मुंबई पुलिस बताते हैं कि धारावी के कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अपराधियों का कब्जा है। बाहरी लोगों का अंदर जाना आसान होगा, लेकिन चिंटू चक्कर की लगन देखकर वे उसकी हर संभव मदद करने का फैसला करते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम धारावी के उस इलाके में पहुंचती है जहां लावारिस बच्चे को छिपा कर रखा जाता है। वहां का नजारा देखकर चिंटू चक्कर का दिल दहल जाता है। चारों तरफ ऐसे मासूम बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें किसी ने छोड़ दिया था या फिर उन्हें बहला फुसला कर यहाँ पर लाया गया था। वह सोचने लगता है, अगर यह बच्चे ऐसे अपराधियों के बीच रहेंगे तो उनका भविष्य कितना अंधकारमय हो जाएगा। वह एक एक कमरे में जाकर बच्चों को ध्यान से देखने लगता है। आखिरकार वे लोग उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां हाल ही में स्टेशन से लाए गए करीब 50 बच्चों को रखा गया होता है। हर बच्चे के चेहरे पर डर, उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। चिंटू उन्हीं बच्चों के बीच में देवा और मीनू को ढूंढने लगता है। तभी कमरे के एक कोने से एक छोटे लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी छोटी बहन को प्यार से खाना खिलाते हुए कहता है, मीनू खाना खा लो, मम्मी जरूर हमें ढूंढते हुए आएंगी, तुम बिल्कुल मत डरना। यह आवाज सुनकर चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आखिरकार देवा और मीनू उसे मिल जाते हैं। उन्हें देखकर चिंटू की आंखें भर आती है, खासकर छोटी बहन को देखकर उसे अपनी खोई हुई बहन याद आ जाती है। वह उन दोनों को सीने से लगा लेता है और उन्हें सुरक्षित घर वापस लेकर आता है। जब वह अपने बच्चों के साथ शहर पहुंचता है तो पूरे पुलिस विभाग में खुशी का माहौल होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कहानियां आती रहती हैं। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।